नमस्कार साथियों। आज 25 फरवरी है। आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। तीनों शिफ्टों के आधार पर जीके जीएस से जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और केवल उन्हीं प्रश्नों को नहीं डिस्कस करेंगे, उसके आधार पर और भी ढेर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और भी प्रश्नों को हम जीके जीएस के और भी ढेर सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा और की पॉइंट जो भी बताए जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो भी बताए जाते हैं, उन पे विशेष तौर पे आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज 25 फरवरी कैसे क्वेश्चन आए थे और जो हमने अलग से क्वेश्चन बनाए हैं उनको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में 7 राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसकी क्वेश्चन को जान लेते हैं, इसके आंसर को समझ लेते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम का जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, तो 91.3% है। पुरुषों की अगर बात करें मिजोरम की तो 93.35% है और महिलाओं का 89.27% है। ठीक है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मणिपुर की बात करें तो 79.85% है और नागालैंड का 79.55% है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य कार्य यह है, यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों के बीच व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्व अनुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन मतलब डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित करना, व्यापार विषयों को निपटाना, व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से हो सके। डब्ल्यूटीओ की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना मार्केट समझौते के तहत की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि भारत के किसी भी राज्य की विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। एक तिहाई, एक तिहाई, लेकिन 40 से कम नहीं, ये भी शर्त है। आइए बात को समझ लेते हैं। देखिए किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद राज्यों में विधानमंडल का उच्च सदन है जो कि विधानसभा के साथ मिलकर के काम करता है। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी सूचियां थी, तो टोटल 3 सूचियां थी। कितनी सूचियां थी, 3 सूचियां थी। कौन कौन सी थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले थोड़ा सा हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में टोटल 11 भाग थे। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। यह कानूनी शैली में लिखा गया था और इसे 10 अनुसूचियों के साथ व्यवस्थित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के आधार पर विभाजित किया गया था। ये 3 सूचियां थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इनके बारे में क्या करके हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। संघीय सूची मतलब फेडरल लिस्ट, इस सूची में 59 विषय शामिल थे जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। वहीं अगर प्रांतीय सूची की बात करें, प्रोविंशियल लिस्ट की बात करें, तो इस सूची में 54 विषय शामिल थे जिन पर प्रांतीय सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था। समवर्ती सूची की अगर बात की जाए, कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए, तो इस सूची में 36 विषय शामिल थे जिस पर केंद्र और प्रांतीय सरकारें दोनों कानून बना सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार का कानून प्रांतीय सरकार के कानून से ऊपर होता था। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिल सकता। यह त्योहार हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है।
इसका नाम भारतीय हार्नबिल, हार्नबिल एक पक्षी होता है, उसके नाम पर रखा गया है। यह त्योहार नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है, दर्शाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? भारत का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए भारत का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट आयोजित किया था। खेलो इंडिया 10 कदम 2023 का आयोजन भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत किया गया था। यह पहली बार था जबकि खेलो इंडिया की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक अवकाश मनाया गया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। इस कार्यक्रम में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अपनी अध्यक्षता 2 साल के लिए बरकरार रखी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारत है। और विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी आशीष खन्ना को इसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या था? तो जूही, जूही नाम की हथनी है। जूही कौन है? एक हथनी का नाम है। ठीक है, जिसका संबंध है बेतला नेशनल पार्क से है। भारत ने पहली बार टूर्नामेंट का खिताब 2016 में चीन को हराकर जीता था। दूसरी बार 2023 में जापान को पहले महल धूल चढ़ाकर के उसने वो भारत चैंपियन बना। शुभंकर की बात होगी जूही हथनी, जो कि बेतला नेशनल पार्क में प्यारे हथनी से प्रेरणा लेती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2014। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 NYP 2014 इसको कहते हैं। इसका मकसद देश के युवाओं के विकास को सक्षम बनाना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कौन सा शास्त्रीय नृत्य कृष्ण भक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन में मणिपुर था, इसलिए मणिपुर का राइट आंसर है। वैसे कृष्ण भक्ति से संबंधित कई नृत्य हैं, उनके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए कथक, मणिपुरी और ओडिसी, ये तीनों ही नृत्य जो है, ये तीनों ही शास्त्रीय नृत्य कृष्ण भक्ति से संबंधित है। देखिए मणिपुर की अगर बात करें, मणिपुरी की अगर बात करें तो मणिपुर ये है, मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, ओडिसी की अगर बात करें तो ओडिसी राज्य का ओडिसी जो है ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण की कथाएं बताई जाती हैं। वहीं अगर असम की बात करें तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जो कि कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है, वैष्णव भक्ति पर केंद्रित है। ठीक मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि तुरा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय इसका राइट आंसर है, मेघालय। ठीक है, तुरा पहाड़ी भारत के मेघालय राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में स्थित है, जो कि पर्वतीय शहर और राज्य के बड़े नगरों में से एक है। अगला प्रश्न है कि पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है पद्म विभूषण। ठीक है, केवल पद्मा सुब्रमण्यम को ही नहीं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदुसर पाठक को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें वर्ष 2024 की, तो वर्ष 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें से 110 लोगों को पद्मश्री, 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे? इसका जो राइट आंसर है 74वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान के अनुच्छेद 280(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले, जैसा राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 243 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जो कि राज्य तथा नगर पालिका के बीच वित्त के वितरण पर अपनी राय प्रस्तुत करता है और सहायता सब्सिडी का निर्धारण करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारतीय संविधान में भाग 9A में जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग के गठन और कार्य के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन और कार्यों से संबंधित है, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें करता है। ठीक है, अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के बारे में बात करता है। ठीक है, देखिए वित्त आयोग के बारे में, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग दोनों के बारे में आपको मैंने डिटेल में पूरा अनुच्छेद के साथ और
क्या भाग के साथ आपको बता दिया। 74 की बात हो गई तो 73 की बात कर लीजिए, इसे लगे हाँ तो बात थोड़ा समझ में आ जाएगी। देखिए 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जबकि 74वां क्या है, ये शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं। कई स्थानों पर पाए गए हैं, लेकिन कुम्भरार ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में था। मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में बिहार में कुम्भरार जो कि पटना में है, बराबर की पहाड़ियां जो कि गया में है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा जो कि पश्चिम चंपारण में है, जैसे स्थान शामिल है जहां के मौर्य कालीन अवशेष, अभिलेख और कलाकृतियां मिली हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह योजना 1953 में विकसित आर्थिक विकास मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है। इसका जो राइट आंसर है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब टीपीएसपी का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 39 से भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 39 को 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, जहां तक संभव है उतना आपको महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब पूरा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे चीजें आपको बता रहा हूँ जिनसे प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में बनते हैं और इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामदास किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, रामदास, रामदास का संबंध मनीषा रामदास, इनका पूरा नाम क्या है, मनीषा रामदास, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता है और एशियाई पैरा खेलों में ट्रिपल कांस्य पदक विजेता है। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप 2022 किसने जीता। इसका जो राइट आंसर है भारत। ठीक है, यह टूर्नामेंट पहली बार किसी गैर एशियाई टीम ने जीता है। वर्तमान में भारत खिताब का हकदार है, जिसने 2022 में गत चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 हरा करके पहली चैंपियनशिप जीती है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि ओबीसी आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4). आइए डिटेल में इसको बता देते हैं आपको। देखिए ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किया गया है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी आरक्षण की सिफारिश साल 1992 में लागू हुई थी। साल 2006 में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण शुरू हुआ। साल 2018 में संविधान के 102वें संशोधन के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। सहजीवन की प्रक्रिया एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया से संबंधित है। जब दो पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी या इस प्रकार के संबंध को सहजीवन या सिम्बोसिस कहा जाता है। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। सहजीविता के उदाहरण की अगर बात करें तो लाइकेन तथा लेगुमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले नाइट्रीकरण जीवाणु है। अगर आप देहात से ताल्लुक रखते हैं, गांव से ताल्लुक रखते हैं, कभी अगर मटर या अरहर के पौधे को जो है अरहर के पौधे को उखाड़ के अगर आप देखेंगे तो उनकी जड़ों में छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। उनकी जड़ों में जो जड़ें जो होती हैं, जड़ों में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोफिकेशन करते हैं, नाइट्रीफिकेशन करते हैं। ठीक है मेरे भाई, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इसका जो राइट आंसर है वो है सितार। तो आसान बात हो गई। अब आइए थोड़ा पंडित रविशंकर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। बहुत सारे फैक्ट इनके बारे में है जो कि जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए पंडित रविशंकर को संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार है, रमन मैगसेसे पुरस्कार है। ठीक है, आइए इनको साल के आधार पे आपको बता देते हैं। देखिए 1999 में आपको भारत रत्न दिया गया,
जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1981 में पद्म विभूषण दिया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1967 में पद्म भूषण दिया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1962 में संगीत नाटक नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि संगीत और नृत्य कला के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। 2000 में सन 2000 में ग्रैमी पुरस्कार उन्हें दिया गया, जो कि उनके एल्बम फुल सर्कल कार्नेगी हॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ये पुरस्कार मिला था। ठीक है। 1992 में रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला, जो कि एशिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो 1972 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी पुरस्कार दिया गया। ठीक है। 1985 में यूनेस्को सद्भावना पुरस्कार राजदूत का पुरस्कार दिया गया। 1997 में कैनेडी सेंटर सम्मान मिला। 2001 में बंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। 2005 में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ सॉन्ग राइटर्स कंपोजर एंड आथर्स की फेलोशिप दी गई आपको। 2006 में क्रिस्टल पुरस्कार दिया गया और इसके अलावा आपको 14 मानक डिलीट पदवी से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ये पंडित रविशंकर को जितने पुरस्कार मिले हैं पूरा वो सारा आपको हमने बता दिया है। इसमें से 95% पुरस्कार तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहद्रथ। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसने कि 187 से लेकर के 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ मौर्य वंश का 9वां सम्राट था। बृहद्रथ का पूर्ववर्ती कौन था? सत्यधनवन। ठीक है। वही अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश के धनानंद को हराया था। मौर्य काल कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था और ये प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अवधि है, सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। अगला प्रश्न है कि चीन में किस धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो वह है बौद्ध धर्म। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले धर्मों में बौद्ध धर्म और चीनी लोक धर्म मतलब ताओवाद और कन्फ्यूशियस विचार शामिल हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि रौप नृत्य कहाँ से संबंधित है? जिसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है। रौप जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि रौप जनजाति द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि चापचर कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जिसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। चापचर कूट त्योहार भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह बसंत ऋतु का प्रतीक है। यह झूम खेती मतलब स्थानांतरित खेती के बाद मनाया जाता है। यह मार्च के महीने मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन में था। ठीक है। देखिए ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का जिक्र मिलता है। किन किन नदियों का जिक्र ऋग्वेद में है, उनको क्या कहा गया है, वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। इसको आपको ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है, नोट कर लेना है मेरे भाई। ठीक है। बार बार कहता हूँ कॉपी कलम लेके बैठा करिए और नोट करते जाइए, लेकिन आप लोग बात मानते नहीं हो। ऋग्वेद में कई नदियों का जिक्र है, जिनमें कि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, सुतुर्दी, परशुड़ी, अक्षनी, मृदुब्रधा, वितस्था, सुसोमा। ठीक है। ये सब प्रमुख नदियां हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा जिक्र है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा जिक्र है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का एक साथ जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में सुतुर्दी का मतलब सतलुज, परशुड़ी का मतलब राबी, अक्षनी का मतलब चिनाब और वितस्ता का मतलब झेलम है। ऋग्वेद में सरस्वती को अन्नवती और उदकवती के नाम से भी जाना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलुज नदी के बीच बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को सप्त सिंधु नदियों की जननी बताया गया है। ऋग्वेद में सुषमा नदी का मतलब सोहन था और ऋग्वेद में मृदुब्रधा नदी का मतलब मरुवर्मन था। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अच्छा एक और बता दूं, एमपी से जो नदियां निकलती हैं उनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है। चाहे वो ताप्ती हो चाहे नर्मदा हो। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी में सिक्किम का जो हिस्सा है वो 0.05% है।
अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में सबसे कम आबादी निवास करती है। इस जिले की आबादी मात्र 7,948 है। वहीं लक्षद्वीप क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेनिस। ठीक है। सानिया मिर्जा के जन्म की अगर बात की जाए तो आपका जन्म कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। साल 2005 में WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सानिया मिर्जा। महेश भूपत के साथ मिलकर के 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और साल 2012 में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता था आपने। साल 2015 में विंबलडन का महिला युगल खिताब जीता। स्विस दिग्गज मार्टिना हिंगिस के साथ अपनी सफल साझेदारी के दौरान डबल्स में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 बहनों में 7 सिस्टर में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? क्वेश्चन ऊपर आया था, ध्यान होगा आपको। तो मिजोरम बताया था मैंने आपको, मिजोरम इसका राइट आंसर है। ठीक है। सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वह एक प्रसिद्ध पश्तून नेता थे। वे सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के रहने वाले थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी, बच्चा खां और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें साल 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था तो कौन है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। और अफ्रीका के नेता है, क्या नाम है उनका? नेल्सन मंडेला। 2 ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। ठीक है। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण पूरे भारत में मैनचेस्टर के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है कि 1993 में भारत में जो फुटबॉल मैच जीता था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लाहौर, लाहौर पाकिस्तान। जी हाँ, 1993 में सार्क गोल्ड कप मतलब पहला दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप था, जो कि 16 जुलाई 1993 से 23 जुलाई 1993 के बीच लाहौर पाकिस्तान रेलवे स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाले देश थे भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत ने टूर्नामेंट जीता और पहला दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियन बना। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है योजना आयोग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। योजना नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग का स्थान पर किया गया है। 1 जनवरी 2015 को एक नया मंत्रिमंडल प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना एनडीए गवर्नमेंट ने की। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज, बार बार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, आरपीएफ के लिए ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।